बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है जो हमने एनालाइज करके कुछ चीज़ें आपके सामने रखना लाजमी समझा है। कुछ सेक्टर से पैसा अब निकलने वाला है और कुछ सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाली है या हो रही है। डेटा क्या कर रहा है मैं बहुत डीप जाके मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं सो दैट यू विल गेट टू नो कि कहां पे अब अपॉर्चुनिटी बनने वाली है और कहां पे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नमस्कार, मैं संकेत अवटे। अगर हम बात करें आरबीआई एमपीसी मीटिंग की, वहां पे डिस्कस जो हुआ वो 100% थोड़ा रिस्की था, थोड़ा डेंजरस था मार्केट के लिए। बोला यह जा रहा है कि आरबीआई ने रेट कट नहीं किया इसीलिए मार्केट गिर सकता है, बट ओवरऑल अगर आप देखो ना तो कहीं पे एक गिरावट आ सकती है और कहीं पे एक जंप आ सकती है। रीजन बिहाइंड दैट कि आरबीआई की मीटिंग में यह तय हुआ कि हम रेट कट तो नहीं करेंगे। उसके पीछे रीजन है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसीलिए हम क्या करेंगे, डेफिनेटली रेट कट तुरंत नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन कम करने के ऊपर कोशिश करेंगे। इन्हीं दौरान इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि जीडीपी की ग्रोथ भी हमारी अच्छी नहीं रहेगी, बिकॉज हम अगर रेट कट नहीं करते तो डेफिनेटली इजी मनी अवेलेबल नहीं होगा और जीडीपी की ग्रोथ एग्रेसिव नहीं होगी। बिलो 6.6% के नीचे रह सकता है जीडीपी की ग्रोथ। अगेन अगला क्वार्टर भी खराब रह सकता है, यहां से यह हमें क्लियरली पता चलता है। बट अगर अगला क्वार्टर खराब रहने वाला है तो कौन से स्टॉक मेजरली खराब परफॉर्म करेंगे, कौन से सेक्टर पे ज्यादा डेंट आएगा, कौन से इंडस्ट्री पे डेंट आएगा, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाले 6 महीने आपके पैसे लटके रहेंगे। इसीलिए रिचमी ने ऑलरेडी रीबैलेंस कर रखा है। रीबैलेंस इन द सेंस कि कुछ स्टॉक हमने हटा दिए और कुछ स्टॉक हमने चेंज कर दिए। रीजन बिहाइंड दैट कि हमें लग रहा है उन स्टॉक में डेंट आ सकता है। सो ये चीजें रेगुलरली रीबैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया हो तो प्लीज एक बार इस नंबर को कॉल कर लेना, इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर लेना। अब आरबीआई ने बोल दिया है कि हम सीआरआर 0.5 से कम कर देंगे। सीआरआर होता क्या है, कैश रिजर्व रेशो। अब सिंपली मैं एक चीज आपको बता देता हूं, अगर कंपनी के पास या बैंक के पास 1,000 रुपीज आ जाते हैं तो 1,000 रुपीज में से आपको 50 रुपए 45 रुपए बाजू करके रखने होते हैं। अगर ये बाजू रखने का रीजन आप पूछोगे तो सिंपल है कि बहुत सारे लोग वो लोन रीपेमेंट करने के लिए फेल हो सकते हैं। तो इन दिस केस जो भी एनपी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसके बदले ये अमाउंट बाजू रखनी होती है, विच इज सीआरआर। ये सीआरआर का एक रेशो होता है। इसका मतलब सिंपल आप समझ रहे हो कि एक अमाउंट अगर मैं ले रहा हूं उसके बदले में वही अमाउंट दूसरे को दे रहा हूं, दोनों में जो भी मतलब लेने का परसेंटेज और देने का परसेंटेज ऑब्वियस है कि मैं 6-7% से एफडीज लेता हूं, इन्वेस्टमेंट्स लेता हूं और बाद में जो मैं लोन देता हूं 8-9-10-12% से देता हूं। ये जो गैप है ना, ये मेरा इनकम है, विच इज कॉल्ड नेट इंटरेस्ट मार्जिन। इतना पैसा मुझे बचा है। अब दिक्कत यह है कि अगर मैं जो पैसा आ रहा है उसमें से कुछ पैसा बाजू रख के बचा हुआ पैसा दे रहा हूं, इसका मतलब ऑलरेडी एक सर्टेन अमाउंट मेरे ऊपर बोझ बन गई है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भी मुझे कुछ पेमेंट करना ही है ना, तो उस केस में मेरा पैसा यहां पे लटका रहता है। अगर वो सीआरआर रेशो कम हो जाता है इसका मतलब मुझे 50 की जगह 45 की जगह 40 रुपए बाजू रखने होंगे। सो बची हुई अमाउंट जो भी है वो मैं लोन के तौर पे दे सकता हूं। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब सिंपल है कि एक्स्ट्रा लोन में दे सकता हूं। अभी हमें 100 रुपए का एग्जांपल लिया, 1,000 रुपए का एग्जांपल लिया, बट वही एग्जांपल आप 1,00,000 करोड़, 2,00,000 करोड़, 5,00,000 करोड़ से कंपेयर करोगे ना तो हजारों लाखों करोड़ इनको एक्स्ट्रा देना होगा एज अ लोन, मतलब देने का मौका मिलेगा, विच इज इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये बैंक को फायदा हो सकता है। दूसरी बात करते हैं कोलैटरल लोन के बारे में। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया है या आरबीआई ने बोल दिया है कि कोलैटरल फ्री लोन किसानों को दिया जाता है। सिंपल चीज याद रखना, अगर आपको लोन लेना है कुछ ना कुछ आपको गिरवी रखना होगा। अब यहां पे इन्होंने बोल दिया है कि ये जो पहले लिमिट था विदाउट कोलैटरल किसानों को जो लोन दिया जाता था 1.6 लाख का दिया जाता था, वो अभी 2 लाख किया जाएगा। अब ये कितने किसानों को मिलता है आई डोंट नो। मेरे हिसाब से विदाउट कोलैटरल किसानों को इतना ज्यादा लोन नहीं दिया जाता। कम से कम उसका जो भी पेपर है, जमीन है, उसी के ऊपर मैक्सिमम लोन दिया जाता है। महाराष्ट्र में उसको पीक कर्ज वगैरह बोला जाता है। अगर आपको विदाउट कोलैटरल लोन मिलता है तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इससे होगा ये कि रूरल में डिमांड बढ़ सकती है। अगर हम बात करें 63% टोटल पॉपुलेशन का रूरल एरिया में बैठता है और ये जो 63% है ना, उनसे 46% का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आता है। आप मान सकते हो आधा जीडीपी ये लोग चलाते हैं। अगर इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन उनसे आ रहा है तो वहां पे ग्रोथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैं बार बार बोल रहा हूं,
असली इंडिया की ग्रोथ तब होगी जब भारत बढ़ेगा। भारत कहाँ रहता है? रूरल एरिया में रहता है और मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वहां पे रहता है। उनका पर कैपिटा अगर हम बढ़ा सकते हैं ना, तो डेफिनेटली इंडिया एग्रेसिवली ग्रो कर सकता है। जब तक उनकी ग्रोथ नहीं होगी, इंडिया की ग्रोथ नहीं होने वाली, दैट इज फॉर श्योर। सो यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर आप देखो, मतलब गन्ने की प्राइस देखो या कोई भी फार्मिंग रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं लोग, उनका जो इनकम है वो बहुत ज्यादा कम ग्रो हो रहा है। अगर आप समझ लो, इसी शुगर केन का एग्जांपल हम लेते हैं, 5-10 साल पहले भी देखो ना, तो ऑलमोस्ट 27-28-3 हज़ार के रेंज में ही पर टन शुगर केन का रेट था, और आज भी वही 300-400 में वो खेल रहा है। इसका मतलब क्या है? जो ग्रोथ होनी चाहिए, महंगाई बढ़ रही है ऑलमोस्ट 10% से, बट उनके प्राइसेस नहीं बढ़ रहे। यहां से दिक्कत ये आ रही है कि मैं उतना ही कमा रहा हूं जितना मैं 4-5 साल पहले कमा रहा था, बट मेरे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि पैसा उतना नहीं आ रहा है मेरे पास। मैं क्या करूंगा? मेरे एक्सपेंस कम करूंगा, इसका मतलब मेरी परचेसिंग पावर मैं कम कर दूंगा। वही सेम चीज रूरल एरिया में हो रही है कि एफएमसीजी में स्पेंडिंग बहुत कम हो रहा है। अगर एफएमसीजी में स्पेंडिंग बहुत कम होगा तो डेफिनेटली एफएमसीजी कंपनियां बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बाइक या कार, ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर आप देखो, वहां पे भी फास्ट मूविंग गुड्स में भी कंपनियां प्रेशर में आ सकती है बिकॉज ऑफ लो रूरल डिमांड। बट यहाँ पे अगर पैसा इजीली रूरल एरिया में अवेलेबल कर दिया जाता है तो उनका स्पेंडिंग पावर बढ़ सकता है और उसका पॉजिटिव इंपैक्ट बैंक पे भी होगा और डेफिनेटली एफएमसीजी और गुड्स कंपनियों पे भी हो सकता है। एज अ कंक्लूजन हमें यह पता चला है कि पहले बैंकिंग और फाइनेंशियल्स को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इन चीजों का फायदा किसको होगा? तो डेफिनेटली दो सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। पहला है बैंकिंग और दूसरा है आईटी। अब आंख बंद करके कहीं पर भी आपको बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है, खुद को सोचना है, खुद को एनालिसिस करना है और उसके बाद इन्वेस्ट करना है। यू कैन आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर टू एडवाइज यू। आप उनसे एडवाइस लेके इन्वेस्ट भी कर सकते हो। अगर हमारी मदद चाहिए डेफिनेटली आप कॉल कर सकते हो। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले कुछ कमेंट्स आए थे जिसको मैं एड्रेस करना चाहता हूं कि मैं डिस्क्लेमर देता हूं। एज पर सेबी गाइडलाइंस हमें डिस्क्लेमर देना होता है कि मैं ये एडवाइस नहीं दे रहा हूं। आप आपका इन्वेस्टमेंट आपके एडवाइजर को पूछ के कर सकते हो। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अरे सर, हमारे पास इतना ज्यादा पैसा होता तो हमारे पास एडवाइजर होता, हमारे पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है इसीलिए हमारे पास एडवाइजर नहीं है। एडवाइजर रखने के लिए, एडवाइस लेने के लिए कोई बड़ी अमाउंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस हम लोग दे रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, आपका खुद का, फ्री में करवा के दे रहे रिच मी पे, कोई पैसा नहीं लगता है। बट फाइनेंशियल एडवाइस ये होती है कि हर एक पर्सन का रिस्क एपेटाइट, उसका रिस्क एनालिसिस, उसका असेसमेंट करने के बाद उसको एडवाइस दिया जाता है। मे बी किसी को टाटा मोटर बढ़िया होगा, बट किसी के लिए टाटा मोटर बढ़िया नहीं होगा। किसी के लिए स्मॉल कैप स्टॉक्स बढ़िया होंगे, किसी के लिए स्मॉल कैप स्टॉक बढ़िया नहीं होंगे। रीजन बिहाइंड दैट कि आपका रिस्क एपेटाइट हर एक का अलग होता है। सो गाइडलाइन के हिसाब से हर एक इंसान की रिक्वायरमेंट पहले देखनी होती है और उसके बाद में उसको एडवाइस देना पड़ता है। इसीलिए फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत होती है। आपको पता है, बहुत बड़ी अमाउंट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 10,000 भी इन्वेस्ट करता हूं हर महीना 15 साल के लिए, सीधा 1 करोड़ होता है, 15% रिटर्न मिलते हैं। तो सो 10,000 कमाने वाला बंदा भी करोड़पति हो सकता है 15 साल में। बट हमें क्या करना है? 1 साल में करोड़पति बनना है या 50 दिन में बनना है, 21 दिन में बनना है, वो पॉसिबल नहीं है। सो लॉन्ग टर्म विजन रखो, अच्छे से किसी एक एडवाइजर को पकड़ो, उनके हिसाब से और आपके गोल के हिसाब से एक प्लान बनाओ और उससे आगे बढ़ते जाओ। हमारी जरूरत है ना आपको, तो डेफिनेटली हम लोग हैं, इस नंबर को कॉल कर लेना। जो भी आपके दिमाग में बैठा है कि अरे यार, हमारे पास तो लाखों रुपए होते तो एडवाइजर रख लेते, कोई एडवाइजर आपके घर में आके नहीं बैठने वाला है। सिंपल है कि आप उनसे वो प्रोडक्ट परचेस करते हो, उसका छोटा मोटा कमीशन उनको भी मिल जाता है और उसके बदले में वो लोग आपको एडवाइस प्रोवाइड करते हैं। ये सिंपल नॉर्म्स है। सो दैट एक प्रोडक्ट सबके लिए नहीं होता है, सबके लिए अलग अलग चीजें होती है। एज पर यूर रिस्क एपेटाइट, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत दिनों से ये क्वेश्चन लोगों के आ रहे थे, इसलिए आज मैंने वो कवर कर दिया। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो इन्वेस्टमेंट आ रही है आईटी में और बैंकिंग में, ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ के आ चुके हैं। उनमें से 2,500 करोड़ आ चुके हैं बैंकिंग में और बचा हुआ ऑलमोस्ट 5,500 करोड़ आईटी में आ चुके हैं। सो ओवरऑल रियलिटी की बात करें तो रियलिटी में भी 2,000 करोड़ का इनफ्लो आ चुका है, कंस्ट्रक्शन में भी 2,000 करोड़ का इनफ्लो आ चुका है। इसका मतलब यहां पे भी एक छोटा मोटा ट्रैक्शन दिख रहा है। बट कहां पे निगेटिविटी है? पैसा निकल रहा है ऑयल एंड गैस में से, 13,500 करोड़ का सेल ऑफ वहां पे हमें नजर आ चुका है। ऑटो में से ऑलमोस्ट 7,620 करोड़ का आउटफ्लो हो चुका है। रीजन बिहाइंड दैट क्या? एक्चुअली ऑटो में ना बहुत ज्यादा इन्वेंट्री हो चुकी थी, उसको बहुत ज्यादा हमने बार बार रिपीट किया है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि क्या हो रहा है ऑटो सेक्टर में। बट कुछ ऑटो सेक्टर में बोल रहा हूँ, कुछ ऑटो सेक्टर में से कुछ कंपनियां
तगड़ा परफॉर्म करेगी, उसमें कोई डाउट नहीं। इसीलिए आप अगर पूछोगे कि रिचमी एक स्टॉक में इन्वेस्टेड है, क्यों है, उसके पीछे वही रीजन है कि हमें उस स्टॉक के ऊपर अभी भी भरोसा है, इसीलिए। बट इन जनरल सेक्टर खराब परफॉर्म करेगा। ऑयल एंड गैस की बात करते हैं, जो पॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा है और उस वजह से जो प्रेशर आ रहा है वहां पे, वो क्लियरली हमें दिख रहा है। तो हमें बैंकिंग सेक्टर में, आईटी पे, एग्रीकल्चर पे, फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे एक थोड़ा भरोसा रखना होगा, उसके ऊपर रिसर्च करना होगा, और उनमें से जो भी बढ़िया स्टॉक आपको लगता है उनके लिए आप बेट लगा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपके दिमाग में कुछ स्टॉक्स है बढ़िया है, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मुझे भी देखना है कि आपके हिसाब से कौन से 5 स्टॉक या 10 स्टॉक आपको बेस्ट लगते हैं। कमेंट बॉक्स में बताना, बाकी सारे लोग भी वो देखेंगे और आपस में हम डिस्कस करेंगे कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं डिफेंस की, तो डिफेंस पे थोड़ा सा फोकस जो हट चुका था गवर्नमेंट का, वो वापस आ सकता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर पे भी फोकस आएगा। बात करते हैं ऑटो सेक्टर की, Q2 का रिजल्ट तो खराब ही हो गया, उसके साथ साथ अब Q3 का रिजल्ट भी थोड़ा निगेटिव रह सकता है, ऐसे बोला जा रहा है। बेसिकली हम बात करें रेट हाइक की, तो मारुति ने 4% रेट हाइक कर दिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3%, एमजी मोटर्स 3%, हुंडई ने 25,000 के आसपास रेट हाइक कर दिए, मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू ने ऑलमोस्ट 5 लाख के ऊपर रेट हाइक्स कर दिए हैं। इन वजहों से भी इनका थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन बेटर हो सकता है, बट उनका नंबर ऑफ सेल्स में कोई ज्यादा इंपैक्ट या ज्यादा बड़ी ग्रोथ दिखेगी ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से कुछ 4 व्हीलर कंपनियां, 1 या 2 कंपनियां बेटर परफॉर्म करेगी इंडिया के अंदर, और 2 व्हीलर में 3 से 4 कंपनियां बेटर सेल्स दिखा सकती है। मैं लिस्टेड और नॉन लिस्टेड दोनों की मिला के बात कर रहा हूं। मैं ओपनली किसी स्टॉक का नाम नहीं ले सकता, ये बढ़िया करेगी इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूं, अदरवाइज यू डेफिनेटली नो कि मैं इतने दिन से कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं और कौन सा बढ़िया कर सकता है। अगर वो भी आपको याद होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपको जेन्युइनली मार्केट सीखना है और यहां से आगे बढ़ना है तो आप एक काम कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक डीमैट अकाउंट खोल सकते हो, यहाँ पे नंबर है। जल्द ही हमारे कोर्सेज शुरू होने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लाखों रुपीस पे करके जो आप सीखते हो ना, वही सेम चीज मैं आपको फ्री में देने वाला हूं। इतनी ज्यादा वैल्यू आपको वहां पे मिलेगी, मजा आ जाएगा। सो जल्द से जल्द एक डीमैट अकाउंट ओपन कर लेना, उसको एक्टिव कर लेना, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट कर लेना, सो दैट आगे हम नेक्स्ट लेवल तक जाने के लिए तैयार रह सकते हैं, और उसके लिए हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे पॉजिटिव।